तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि दो कैपेसिटर्स हैं और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर हम इंसर्ट करवा देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और फिर आपसे पूछा गया है कि नया जो सिस्टम हमारे पास बना है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए, हम जानते हैं कि जब कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस हो जाता है C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स विच इज 4 इंटू उसका कैपेसिटेंस कितना है 40 माइक्रोफैरड, और दूसरा एक साथ में सीरीज में लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटेंस है इसका 40 माइक्रोफैरड। इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्ट लगा सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो आ जाएगा 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 40 इज 200। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सिस्टम का मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद सवाल नंबर 2 में आपको दिया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, इसका एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर इंसर्ट करवा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पे भर देते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो विड्थ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है x के बराबर। पोजीशन आपको नहीं बताया है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में है या साइड में है या राइट में है। और हम ये जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो स्लैब डेप्थ जो विड्थ x है इंसर्ट करवाया जाता है, तो पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है और उसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस x अपॉन D माइनस x प्लस x अपॉन K, D माइनस x प्लस x अपॉन K। ये फॉर्मूला हमें आता है। वहां पे T वाला फॉर्म आपने याद रखा होगा कि यदि T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। यहाँ पे T की जगह x है तो आ गया x। अब आप क्या करिए, आप इस K को मल्टीप्लाई करिए, ऊपर ले जाइए, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D K माइनस K X प्लस X। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे कॉमन लेके, आपको इस फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है। अगले सवाल में हमें दिया है कि एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया जाता है 220 वोल्ट की सप्लाई से। अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और एक दूसरे 2.5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। पहले 5 था, अब इसको अनचार्ज 2.5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो टोटल एनर्जी में चेंज आता है वो x अपॉन 100 जूल की टर्म्स में आता है, तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 5, उसको मान लेते हैं C के बराबर, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज किया जाता है। V की वैल्यू है 220 और C की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड। तो इसके ऊपर चार्ज इसकी प्लेट पर आ जाएगा CV के बराबर प्लस CV, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस CV के बराबर। अब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक आधे कैपेसिटेंस की एक कैपेसिटर के साथ जो कि अनचार्ज है, तो इसका कैपेसिटेंस है C/2 के बराबर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंसेस में डिफरेंस है, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो मैं कहूंगा कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तक जब तक इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो मैंने माना कि इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस जब बराबर हो जाते हैं तो यहां से x चार्ज निकल के यहां पर पहुंच जाता है, इस पॉजिटिव प्लेट से निकल के x चार्ज इस प्लेट पर आ जाता है, यहां से कम हुआ चार्ज यहां पर आ गया, तो इस पे चार्ज हो गया CV माइनस x के बराबर और इस पर चार्ज हो गया x के बराबर, और इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस अब बराबर हो चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूं CV माइनस x Q डिवाइडेड बाय C पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे Q बाई C। तो आ जाएगा Q है इस पे x और कैपेसिटेंस है इसका C/2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये आ चुकी है। फिर हमसे पूछा गया है कि अब जो टोटल सिस्टम की एनर्जी में चेंज कितना आ चुका होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी में चेंज जो है डेल्टा U, बेसिकली क्योंकि एनर्जी कम होती है, इनको चार्ज करने में एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं मॉड लिखने वाला हूँ। इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है,
सो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर है। इसके पास कितनी एनर्जी है, सी वी क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लगा सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये अनचार्ज था तो कोई एनर्जी नहीं, प्लस 0 लिख लीजिए इसको, ठीक है। माइनस फाइनल एनर्जी की बात करें तो यहां पे चार्ज अब सी वी माइनस एक्स बचा है, यहां पे चार्ज है एक्स के बराबर, तो मैं लिखूंगा सी वी माइनस एक्स का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैपेसिटेंस। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 4/100, 0.04 के पास आंसर मिलेगा। उसको आप 4/100 लिख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 कैपेसिटर्स हैं और उनको पैरेलल में जब लगाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है कितना, 10 माइक्रोफैरड के बराबर। जब इन कैपेसिटर्स को इंडिविजुअली 1 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करते हैं तो इनकी एनर्जीज में कुछ रिलेशन है, और फिर आपसे पूछा गया है कि इनको सीरीज में लगा देंगे तो क्या क्या उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा। तो जब पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरड, इक्वेशन नंबर 1। जब इनको 1 वोल्ट की बैटरी से लगाते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाफ C2 इंटू 1 स्क्वायर, एनर्जी C2 के पास जो है वो 4 टाइम्स है, कितना है, 4 टाइम्स है C1 की एनर्जी से, सो हाफ इंटू C1 इंटू 1 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों इक्वेशन से आप C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। C1 निकाल लेंगे यहाँ पे, C2 निकाल लेंगे यहाँ पे, और फिर आपसे पूछा गया है कि इन C1 C2 को यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, सॉरी, तो C इक्विवेलेंट यदि आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मिलेगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 2 कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है D के बराबर। ये सेपरेशन जो है D के बराबर है, और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वेरी करती है कुछ इस तरीके से। फंक्शन है k इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स। मान लीजिए इसको x इज इक्वल टू 0, इस लाइन को x एक्सिस मान लीजिए, x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू d है, सेपरेशन क्योंकि d है। तो किसी भी x वैल्यू पर, किसी भी x कोऑर्डिनेट पर जो k की वैल्यू है वो 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस पूरे सिस्टम का। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि यहां से x डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा पार्ट मैं इसका ऑब्जर्व करने जा रहा हूं। मैं इस कैपेसिटर का एक छोटा सा स्ट्रिप मैं ऑब्जर्व करूंगा उसको, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया इस कैपेसिटर के अंदर जिसकी विड्थ है dx के बराबर, छोटा सा पार्ट, ठीक। तो मैं मान सकता हूं कि हमारा पूरा कैपेसिटर जो है ये ऐसी ही छोटी छोटी स्ट्राइप्स से मिलकर बना है। ऐसी छोटी छोटी स्ट्राइप्स को यदि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देता हूं तो मुझे पूरा कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। पहले मैंने लिया x इज इक्वल टू एक्स पर, तो मैं लिख सकता हूं कि इसका छोटा सा कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, इसका छोटा सा कैपेसिटेंस कितना होगा, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो k की वैल्यू कितनी है इस जगह पर, k की वैल्यू है k इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स। ये k की वैल्यू है इस जगह पर, इस स्ट्रिप के लिए k की वैल्यू है ये, इंटू एरिया कितना है, जितना एरिया इन प्लेट्स का है उतना ही एरिया इस स्ट्रिप का भी है, तो वो एरिया मैंने लिख दिया a। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, d इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, वो कितना है dx के बराबर, तो आ गया आपके पास dx के बराबर। यदि मैं इस कैपेसिटेंस को का रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो आपको मिल जाएगा 1/c इज इक्वल टू dx अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक बात। अब देखिए बेटा कि ये जो स्ट्रिप है, ऐसी मैं ढेर सारी स्ट्रिप यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप्स
सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। अब यानी कि हमें रेसिप्रोकल्स यदि ऐड कर देते हैं तो हमें 1/C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स इन दिस सिस्टम। सो 1/CN लिख सकता हूं और n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक, यानी कि यहां से छोटी स्ट्रिप जो बनेगी और लास्ट तक जो स्ट्रिप बनेगी उनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें देने वाला है और हमें 1/C इक्विवेलेंट ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या लिखूंगा मैं इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं dx अपॉन ka एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स, 1 प्लस अल्फा एक्स। अब ये क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट लगाइए। स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट जो हमारी स्टार्टिंग स्ट्रिप है वो कहां से स्टार्ट है, x इज इक्वल टू 0 से, और जो हमारी लास्ट स्ट्रिप है वो कहां पर है, x इज इक्वल टू d पर। तो यहां पर लिमिट लगाएंगे x इज इक्वल टू d तक। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू d तक बनने वाली ये 1/C जो क्वांटिटी है इसका समीशन हमें चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा 1/Ka एप्सिलॉन नॉट, और dx अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स जो है ये ln बन रहा है साफ साफ, तो बन जाएगा 1/अल्फा ln 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे लिमिट आपको लग जाएगी यहाँ पे 0 से लेकर d के बराबर, 0 से लेकर d तक आप लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1/Ka एप्सिलॉन नॉट अल्फा ln, पहले अपर लिमिट आएगी तो आएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डी माइनस ln 0 रखेंगे तो ln 1 मिलेगा 1 प्लस 0, और ln 1 आप जानते हैं कितना होता है 0 के बराबर, तो ये वाली टर्म जो है 0 बन जाएगी, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/Ka एप्सिलॉन नॉट और ये है ln 1 प्लस अल्फा इंटू डी। आप चेक करिए कि क्या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारे क्वेश्चन में है, ln तो कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन में। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको क्वांटिटी दी है इसका आपको इस्तेमाल करना है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपको करना है। देखिए ln का आपको जो है एक्सपेंशन याद होना चाहिए, तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये आपने एक्सपेंशन पढ़े हैं। तो ऐसे ही आप ln 1 प्लस ये इसको आप x मान लीजिए, इसका एक्सपेंशन मैं ये लिख सकता हूं, तो आप यहां लिखेंगे 1/Ka एप्सिलॉन नॉट अल्फा, अल्फा रह गया, इंटू x की जगह अल्फा डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। ये बन जाएगा आपके पास 1/C इक्विवेलेंट, और यहां से आप अल्फा को उड़ा सकते हैं ऐसे, और आपको d कॉमन ले लीजिए आप यहां से, तो बन जाएगा आपके पास d/Ka एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बनेगा d कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा d बाई 2, तो 2 को यहाँ ले लीजिए 2 माइनस दिस अपॉन 2। अब ये है आपके पास 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, और यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। अब 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 को आप यहाँ पे पावर -1 में लिख देंगे तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, और ये बनेगा आपके पास 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 रेज टू द पावर -1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप पावर -1 को आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n को लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स, जब x की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम हो, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा डी बाई 2, 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो कैपेसिटर C1 C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इनमें से एक ग्राफ है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ग्राफ है, तो आपको बताना है कि उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कितने कितने हैं। तो भाई हम जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा आता है, और जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम आता है। सबसे छोटा जो कैपेसिटेंस है सीरीज में, उससे भी छोटा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है। और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी कि Q और V के बीच में यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप जो है आपको कैपेसिटेंस देगा। तो आप बताइए कि इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ग्राफ है, ये पैरेलल के लिए है, ये सीरीज के लिए है दोस्तों। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये एंगल थीटा भी मान लीजिए, एंगल को थीटा ए मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 10 थीटा ए, इक्वेशन नंबर 1। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जो है ये आपको दिया है 10 थीटा बी के बराबर। अब आप इस ग्राफ से स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, आपको सिंपली सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप स्लोप निकाल लीजिए तो आपको ये स्लोप मिल जाएंगे, स्लोप मिल जाएंगे तो ये मिल जाएंगे, और आपको C1 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर को 90 पिकोफैरेड है उसका कैपेसिटेंस, उसको 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है। और अब क्या करते हैं, एक बैटरी लगी रही है अभी भी, 5/3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट किया जाता है। आपसे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या है कि पहले एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है, क्वेश्चन में दिया है 90 पिकोफैरेड, और इसको कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा दोस्तों, चार्ज आ जाएगा आपके पास CV के बराबर, Q इज इक्वल टू CV। ये है आपके पास 90 और इंटू 20, आपको मिल जाएगा 1800 पिको कूलम चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर अभी होगा। अब यदि हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट जब आप करवाएंगे तो आप जानते हैं भली भांति कि कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाता है। तो अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाने वाला है 90 इंटू 5/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 150। 90 इंटू 5/3 आ जाएगा आपके पास 150 माइक्रोफैरेड, 150 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और हम एक बात का ध्यान रखें कि बैटरी को हमने हटाया नहीं है, बैटरी हटाई नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, 20 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गया है। तो इसका मतलब चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर हैज टू चेंज, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो चेंज होना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V। C डैश की वैल्यू है K इंटू C इंटू V, ये हो जाएगा Q डैश की बराबर। तो Q डैश नई, इस वाले केस में जो कैपेसिटर के ऊपर जो नया चार्ज आ चुका है Q डैश, उसकी वैल्यू आ जाएगी, KC की वैल्यू है 150 और ये है आपके पास 20, तो आ जाएगा आपके पास 3000 माइक्रो पिकोकूलम। तो पहले चार्ज है 1800 और बाद में चार्ज आ गया है 3000 पिकोकूलम। तो बताइए कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू 3000 माइनस 1800, आ जाएगा आपके पास 1200 पिकोकूलम, 1200 पिकोकूलम विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन दिया है आपको कि इस क्वेश्चन में एक बैटरी है जिसका EMF है E के बराबर और ये कैपेसिटेंस C, ये 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q2 के बराबर है। इस पे जो चार्ज है Q2 के बराबर, मैं इसको X मान रहा हूं। X और Q2 एक ही बात है, X थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। और आपसे कहा गया है कि यदि हम इस C को वेरी करते हैं तो Q2 के ऊपर जो असर पड़ेगा उसका बेस्ट ग्राफ इन चारों में से कौन सा होगा। यानी कि हमें X और C के बीच में ग्राफ बनाना है। तो भाई कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जो सीरीज में जो चार्जेस होते हैं वो सेम फ्लो होते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस बैटरी से यदि Q चार्ज निकलता है
तो इस कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना आएगा Q, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे कितना चार्ज आना चाहिए Q के बराबर, और इस पे X आ चुका है पहले ही, तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाले कैपेसिटर पर चार्ज होगा Q माइनस एक्स के बराबर, Q माइनस एक्स के बराबर। ये बात क्लियर है कि सीरीज में जो सेम चार्ज फ्लो होता है कैपेसिटर में, तो मैं कह सकता हूं इसमें Q तो इसके कॉम्बिनेशन में Q, इसके कॉम्बिनेशन में इस पे X है तो इस पे हो जाएगा Q माइनस एक्स, जिससे टोटल चार्ज Q के बराबर हो। अब जो 1 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है, ये पैरेलल में लगे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू समान है। तो मैं लिख सकता हूं Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 2Q माइनस 2x इज इक्वल टू x, आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2Q बाय 3, x इज इक्वल टू 2Q बाय 3। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस है, और उन दोनों का जो समीशन है वो E के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर दैट इज Q बाई C, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, तो मैं ले रहा हूं यहां पे x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2। ठीक बात। तो आप यहां पे x की वैल्यू 2Q बाई 3 लिख दीजिए, तो बन जाएगा आपके पास Q बाई C प्लस x की, अच्छा हमें Q एलिमिनेट करना है, तो Q की वैल्यू लिखिए 3x बाई 2, तो आ जाएगा आपके पास 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू E इज अ कांस्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे रिलेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप क्या करिए, इस 2 को यहाँ भेज दीजिए, 2 को यहाँ भेज दिया, और आप x को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 3 बाई C प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E, और भी क्लियर हो रहा है आगे दैट दिस विल बी C प्लस 1 बाई 3, सो x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स E इंटू C अपॉन C प्लस 3। ये रिलेशन आपको मिलने वाला है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू C अपॉन C प्लस 3। तो ये ग्राफ जो है ये आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके से ग्राफ बनता है, इस तरीके से ये है ग्राफ बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से बेस्ट ग्राफ कौन सा है, तो 1 माइक्रोफेरेड से 3 माइक्रोफेरेड के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ जाना चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर जो है आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एक पोटेंशियल V से। तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताएगा। और अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यदि हम इंसर्ट करवाते हैं तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो देखने को मिलता है, कि एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से देखने को मिलता है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम इस स्लैब को अंदर ले जाएंगे तो हमें बाहर की तरफ फोर्स लगाना होगा, और यदि हम इस प्लेट को बाहर लाएंगे, देखिए अब अंदर ले जाएंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, और यदि हम इसको बाहर की तरफ लाएंगे तो फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। तो एक बार वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो रहा है, एक बार वर्क डन जो है पॉजिटिव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन है दैट विल बी 0 के बराबर। तो वर्क डन जो है वो 0 के बराबर होगा। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे स्लोली कहा गया है, तो जब स्लोली हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्सेस का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पहले भी पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उतनी ही बाद में पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी चेंज पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आया है। तो इसका मतलब जो है कि ये जो वर्क डन होगा टोटल दैट विल बी 0। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि एक एल्यूमिनियम की शीट यदि हम एक इंसर्ट कर देते हैं, उसका थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, एक मेटल एल्यूमिनियम की शीट, एल्यूमिनियम का फॉइल, इसका थिकनेस बहुत कम है, यदि हम इसको कैपेसिटर के बीच में लगा देते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है बहुत कम है और T के बराबर है, और T टेंडिंग टू 0। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन K।
तो देखिए मेटल के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, और t ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो ये बन जाएगा आपके पास a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टी। तो c हो जाएगा आपके पास a एप्सिलॉन नॉट बाई टी। तो मेटल की वजह से कोई भी कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल यदि हम दोनों प्लेट से इसको टच नहीं करवा दें। यदि हम एक एल्यूमिनियम की फॉइल को ऐसे टच करवा देते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा कैपेसिटेंस पर। यदि हम एक एल्यूमिनियम फॉइल को इस प्लेट से टच करवाते हुए इस प्लेट को टच करवा दें तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका वोल्टेज रेटिंग है 500 वोल्ट, यानी 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाइए। डाइलेक्ट्रिक जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶ वोल्ट पर मीटर विथस्टैंड कर सकता है, और प्लेट का एरिया बताया है और कैपेसिटेंस है 15 पिकोफैरेड। आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। सो यहाँ पे V डिवाइडेड बाय D ये होता है E के बराबर, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से D की वैल्यू आप लिख सकते हैं D इज इक्वल टू V अपॉन E, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो मिल जाएगा C इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। D की वैल्यू है V अपॉन E। आपको K पूछा गया है, C दिया है, A दिया है, एप्सिलॉन नॉट पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो यहाँ से K की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। आगे सवाल में क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और उनमें जो परमिटिविटी है उस मीडियम में वो वेरी होती है लीनियरली। यदि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 है, तो ये लीनियरली वेरी होता है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस बिटवीन दीज प्लेट्स। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कैपेसिटेंस बताना है इस पूरे सिस्टम का कितना होगा, ये जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। तो मैंने मान लिया कि इसको ये x इज इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट, ये x इज इक्वल टू D है, D है, x इज इक्वल टू D, x इज इक्वल टू D। तो किसी x इज इक्वल टू x पर यदि मैं निकालना चाहता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं कि कैसे, कि मान लीजिए कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है उसको लिख सकता हूँ मैं mx प्लस c की, क्योंकि लीनियरली वो वेरी करती है डिस्टेंस के साथ। तो आप ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि x की वैल्यू 0 होने पर एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन 1, x की वैल्यू D होने पर एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन 2। इन दोनों वैल्यूज को आप सेटिस्फाई करवाएंगे तो m और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपको रिलेशन मिलेगा कुछ ऐसा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय D इंटू x। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए इसको, एप्सिलॉन की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप क्या करिए, आप छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पे ले लीजिए और इस एलिमेंट का जो विड्थ है इसको dx मान लीजिए। कहाँ पर है ये, x इज इक्वल टू x पर। तो इस छोटे से पार्ट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इस छोटे से पार्ट का कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इंटू a एप्सिलॉन नॉट बाई d कितना है, इसका डिस्टेंस है dx के बराबर। तो मैं 1/c की वैल्यू को लिख सकता हूँ, 1/c इज इक्वल टू dx अपॉन a एप्सिलॉन की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट विल बी एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू x डिवाइडेड बाई d। आ गया आपके पास। अब इन सारी टर्म्स को यदि मैं सम कर देता हूँ, 1/c इनको सम कर देता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्यों मिल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, आ चुका है इसी सीरीज में। क्योंकि ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं उनको मैं छोटे छोटे कैपेसिटर मान सकता हूँ और उन कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं
और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि इन सारे कैपेसिटर का जो 1/C जो क्वांटिटी है उनका समीशन जो है वो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देने वाला है। यानी मैं यहाँ समीशन कर देता हूँ 1/C का, तो आपको 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो मिलने वाली है। यानी इसको इंटीग्रल दिस इज d इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेकर d तक। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि ये कैपेसिटर सजे हुए हैं, बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है और पहले इसको चार्ज होने देते हैं इसी कंडीशन में जो स्विच ओपन है। तो स्विच ओपन है तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये 2 और 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर जो हैं सीरीज में लगे हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर जो हैं ये भी सीरीज में लगे हैं और ये आपस में पैरेलल में लगे हैं। तो आप इन सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज निकाल लीजिए कितना कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो सिचुएशन बनती है ऐसी कि ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड जो हैं 2 and 3 और ये 3 and 2 ये कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इस तरीके से 10 वोल्ट के बराबर। तो आप स्विच को क्लोज करने के बाद ये सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो है वो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि इस प्लेट पर चार्ज पहले कितना था और अब चार्ज कितना है, इस प्लेट पर चार्ज कितना था, इस प्लेट पर अब कितना है, इस प्लेट पे कितना था, अब कितना है, कितना था, कितना है, और आप उससे बता सकते हैं कि कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो चुका है। तो ये आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना है। ये 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं बेटा, इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है, इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये मटेरियल जो है विथस्टैंड कर सकता है, जो ये कैपेसिटर है ये विथस्टैंड कर सकता है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको चार्ज डेंसिटी बतानी है किसी एक प्लेट की, चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो भाई आप क्या करेंगे, आपको सेपरेशन दिया है कितना है 5 मिलीमीटर और आपको K की वैल्यू दी हुई है 2.2 और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है दैट इज 3 × 10⁴। तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज को लिख सकता हूँ मैं C × V, चार्ज को लिख सकते हैं C × V डिवाइडेड बाई एरिया। C को लिख सकता हूँ मैं K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी लिख सकता हूँ C को। V को लिख सकता हूँ मैं E × D, V को लिख सकता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस को E × D, और नीचे है एरिया A। तो A से A गया और D से D गया, आपके पास आ गया है K एप्सिलॉन नॉट E, K एप्सिलॉन नॉट E। K का मतलब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट मत रख देना। K एप्सिलॉन नॉट और E तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि हमारे पास N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं एक जैसे, जिनका कैपेसिटेंस है C1 के बराबर, और उनको 4 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया जाता है, तो उनके पास कुछ एनर्जी आती है। ठीक है, आ गई। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास N2 नंबर्स ऑफ कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस है C2 ईच, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है और उनको चार्ज किया जाता है V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से, V EMF की बैटरी से। तो सेम एनर्जी हमें मिलती है, हर दोनों में जो टोटल एनर्जी है वो सेम मिलती है हमें दोनों केसेस में। तो आपको बताना ये है कि C2 की वैल्यू C1 की टर्म्स में बतानी है। तो कैसे करेंगे, आपके पास N कैपेसिटर हैं, N1 कैपेसिटर हैं सीरीज में, ये C1 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 ऐसे ही N कैपेसिटर हैं
तो उनका जो इक्विवेलेंट निकलने वाला है वो निकलने वाला है इक्विवेलेंट C1/N1. दिस विल बी द C इक्विवेलेंट. अब ये C इक्विवेलेंट है, ठीक बात. और हम जानते हैं सीरीज में सेम चार्ज फ्लो होता है, तो सेम चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब यदि इन सब के अक्रॉस एक बैटरी लगाई जाती है तो बैटरी से जो चार्ज निकलेगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q बैटरी इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का EMF कितना है 4V के बराबर. तो हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज है पहले वाले केस में वो मिल जाएगा आपको. C इक्विवेलेंट कितना है आपके पास C1/N1 इंटू 4V के बराबर. तो इसका मतलब टोटल एनर्जी इन पूरे कैपेसिटर्स के पास कितनी हो जाएगी. देखिए एक कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सारे चार्जेस से. कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है, सॉरी नॉट चार्जेस, तो हमें मिल जाएगी टोटल एनर्जी. लेट्स से दिस इज U1. अब जो पैरेलल में लगे हैं उनकी कहानी देखते हैं कि कैपेसिटर C2 ऐसे ही ढेर सारे लगे हैं C2 और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई है जिसका EMF है V के बराबर. तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V. तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना जाएगा Q सब पे सेम जाएगा, दैट विल बी C2 इंटू V. तो मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूँ U2 लिख सकता हूँ कि हमारे पास N2 कैपेसिटर्स हैं और हर एक कैपेसिटर पर Q स्क्वायर बाई 2C एनर्जी है. कितनी एनर्जी है C2V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C2. ये टोटल एनर्जी है. अब दोनों को आपको इक्वेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा. C1 और C2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं.